सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज आया है 2024 संस्करण के, उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने करा दिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने आपके सीरीज में दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है ये। अभी तो पूरा एक लाइन से आपको पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे और फिर इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जिन पे प्रश्न बन सकते हैं ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही तरीके को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। जैसे हमने बहुविकल्पी किया है उसी तरीके से आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और अच्छे से सॉल्व खुद से पहले करना है, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को आपको देखना है। ठीक है, तो पहले आपको सॉल्व करके उत्तर कमेंट में आपको बताना है, उसके बाद ही आपको फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, और इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मैथ की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और इसके बाद राजन पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए सभी क्लासेस को पढ़ना है। यदि 5, 15 x एवं 105 समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि चार संख्याएं जब इस तरीके से समानुपात में होती हैं तो वहां क्या नियम लगता है, वहां नियम लगता है कि जो बाह्य पद हैं, जो ये बाहरी पद हैं, बाहर की तरफ ये जो दो पद लिखे गए हैं और ये जो अंदर की तरफ दो पद हैं, इनको बोला जाता है मध्य पद। तो इन दोनों पदों का गुणा ये बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणा के बराबर। ठीक है, बाह्य पदों का गुणा बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणा से। अब यहाँ पे x बराबर अगर आप लिखना चाहें तो 15 आ जाएगा इधर 105 गुणे 5 के 105 गुणे 5 के बटे में, क्योंकि इधर गुणे में था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आप समझ गए। इसके बाद देखिए 5 से आप काटिए 15 को 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 और 5, x का मान कितना आ गया यहाँ से 35। तो अगर यहाँ पे x का मान 35 हो जाए तो ये चारों जो हो जाएंगे वह समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा नियम था कि मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के बराबर होता है, उसी पे यह प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है। 40,000 का 8 सही 1/2% यानी कि 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक मूलधन दिया गया है, एक वार्षिक दर दिया गया है, समय दिया गया है और आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या इस तरीके से PRT/100 हम लिखते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। P की वैल्यू जो है वह है 40,000, तो ये हो गया आपका 40,000 और गुणे दर कितना है आपका 8.5%। तो इसको चाहें तो 8 दूनी 16 और 17/2 भी लिख सकते हैं, 17/2 और गुणे समय कितना है 4 और बटे में 100। अब देखिए 100 में 2 शून्य है, ये कट जाएगा 40,000 वाले 2 शून्य से, और फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 का गुणा इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 800, 400 बचा था और गुणे 17। अब देखिए 17 का गुणा 8 में कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 136 और 2 शून्य, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 13,600। जो साधारण ब्याज आ जाएगा वह आ जाएगा 13,600। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे करेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे करेक्शन क्या है, करेक्शन ये है कि थोड़ा सा गलत दिया गया है आपकी सीरीज में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको आपको पहले सही कर लेना है। देखिए a + b + c
का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट से आगे पीछे करके लगा दिया है और एक जो टर्म है वह छोड़ भी दिया है। तो पहले टर्म जो है वह पूरा मैं लिख के आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, यहाँ पे पूरा लिख के मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक, अब जो आपसे प्रश्न पूछा था वह प्रश्न पूछा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ये देखिए ये वाला पार्ट छूट गया था a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पूछा है। ये आपसे बोला था प्रश्न में, इसका गुणनखंड कीजिए। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से कराया हुआ है। ये प्रश्न देखिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो छूटा था वह गुणे के रूप में a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे छूटा है a माइनस बी माइनस सी गुणे के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब तो देखिए एक ही टर्म आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ये वाला टर्म और a माइनस बी माइनस सी ये वाले टर्म, ठीक है, ये वाले टर्म a प्लस बी प्लस सी यहाँ दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ दिख रहा है और a माइनस बी माइनस सी यहाँ दिख रहा है, a माइनस बी माइनस सी यहाँ दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी का आप फॉर्मूला लगाओगे। a प्लस बी प्लस सी जो सर्वसमीका होती है उसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर मान लेते हैं मौके पे दिमाग नहीं लग पाया तो आपको यही काम में आएगा। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, प्लस 2ca, यहाँ पे और एक पद होता है प्लस 2ca। ठीक है, तो ये 6 पदों में हो जाता है इसका फॉर्मूला सर्वसमीका। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक फॉर्मूला और लगता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वहां पे ये माइनस 2ab हो जाता है और माइनस 2ca हो जाता है, बाकी पद सेम रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हम a प्लस बी प्लस सी की जगह कुछ लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई प्रश्नों में जो अंक बड़े होते हैं तो पैमाना मान लेते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह हम रखेंगे x और a माइनस बी माइनस सी के जगह हम रखेंगे y। ये क्यों कर रहे हैं? ये हम करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे जादू। क्या जादू देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? यहाँ पे ध्यान देखिए, a प्लस बी प्लस सी की जगह हमको रखना है x, तो यहाँ पे हमने रख दिया x, ठीक, इसके जगह, और x का स्क्वायर है, फिर प्लस 2, अब देखिए ये है x और ये है y, 2x इंटू वाई ये हो जाएगा, और प्लस ये है y का स्क्वायर। अब देखिए क्या आपको मिल गया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जो इतना बड़ा पद आपको दिख रहा था वह आपका घट के इतने में रह गया है, और ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो वही यहाँ पे देखिए, बस a की जगह है x और b की जगह है y, यानी कि ये आपका क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो आपका पूरा सॉल्व हो गया। इस तरीके से x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब इसके आगे या तो इस सर्वसमीका को हम खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो था उसी को लिख सकते हैं, लेकिन अब ये इस स्टेप से इस स्टेप पे जाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, ये है, और y की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस बी
माइनस सी, और यहाँ पे है इसका स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर लगा दिया। अब इससे आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे तो ए ये हो जाएगा 2a, और देखिए प्लस बी है माइनस बी है कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सी है माइनस सी है कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा केवल 2a और इसका स्क्वायर। 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4a स्क्वायर। अब देखिए ये गुणनखंड जो आपको करना था, ये बहुत ही आसानी से सरल होके, गुणनखंड में क्या करते हैं, जो पद जोड़ घटाने में दिए रहते हैं उसको हम गुणे में बना लेते हैं। अब यहाँ पे गुणे में तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही पद हमको मिला, और वो भी उसमें एक पार्ट आपका अंक है और दूसरा बीजगणितीय पार्ट है। तो एक पद में आ गया तो इसका गुणनखंड आप क्या करोगे, ये खुद में एक गुणनखंड के रूप में लिखा ही हुआ है। तो यही इसका एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सरलतम रूप हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका बिल्कुल, देखिए यहाँ से आप सॉल्व करते तो बहुत लंबा जाते, और यहाँ पे देखिए आपका जादू हुआ है, जब हमने ये माना है तो ये आपका बिल्कुल जादू की तरह सॉल्व हुआ है, इतना तेजी से सॉल्व हुआ है। नहीं तो आप क्या करते, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते, फिर प्लस 2a का गुणा करते इस पूरे पद में, a का गुणा होता, फिर धन लिखते, फिर b का पूरा गुणा होता, फिर धन लिखते, फिर c का पूरा गुणा लिखते, ठीक, गुणा करते तीनों पदों में। इसके बाद धन a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, और पूरा आप सॉल्व करते, तो आपको यही मिलता, ठीक है। तो ये मौके पे जिस दिन पेपर आपका हुआ था, उसी दिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपका लास्ट पेपर हुआ भी था ये, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको उससे पहले थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया था, बहुत अच्छे अंक लोगों ने लेकर के आए हैं। तो अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, 9x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का आपको भाग देना है, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप भाग देते हैं वैसे ही बीजीय व्यंजकों में भी भाग देना होता है। तो ध्यान से, अगर आपने पहले नहीं दिया है तो भी आप सीख जाओगे, इसी प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से कायदे से शुरू से बताते हुए चलूंगा। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से आप नॉर्मली भाग देते हैं उसी तरीके से नॉर्मली यहाँ पे लिख लीजिए, ये 45x स्क्वायर हो गया और ये 71x माइनस 40 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, जब संख्याओं का भाग देना रहता है तो आप देखते हैं संख्याओं को, जैसे 3x माइनस 8 लिखा है तो दो पद का भाग आप दे रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या है, दो पद हैं 3x माइनस 8, तो दो पद को आपको नहीं देखना है, आपको पहले पद को देखना है, 3x को देखना है, ठीक। अब 3x का भाग जाएगा, यहाँ पे पहले पद को देखिए तो 9x³ है, तो इस पहले पद को आपको इसके बराबर लाना है, ठीक। कैसे भी इस पद के बराबर ला करके हमको इसको घटा करके इस पद को, पहले पद को खत्म करना है, ठीक। अब 3x में हम क्या गुणा कर दें, मान लेते हैं कैपिटल A कि ये 9x³ बन जाए, 9x³ बन जाए, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 9x³ बाई 3x। तो अब देखिए 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, x से ये घात कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 3x स्क्वायर। ये आप समझ गए, 3x में अगर हम 3x स्क्वायर का गुणा कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 9x³। तो वही यहाँ पे करेंगे, 3x स्क्वायर का गुणा होगा अब इस पूरे पद में, दोनों में होगा, ठीक है। जब 3x स्क्वायर बार हम ले जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम 20 में भाग करते हैं 4 से 5 बार तो पूरा पूरा कट जाता है, तो वैसे ही जब 5 बार ले जा रहे हैं तो 5 का गुणा ये जो दोनों पद हैं इसमें होगा, यानी कि इसी तरीके से यहाँ पे 3x स्क्वायर का गुणा होगा 3x माइनस 8 में, तो ये हो जाएगा 9x³, ठीक। 3x
स्क्वायर का गुणा जब 3x में हुआ तो 9x क्यूब हो गया, और 3x स्क्वायर का गुणा जब -8 में होगा तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद घटाएंगे तो चिन्ह जो है वह नीचे के परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0। और ये देखिए -45x स्क्वायर है प्लस 24x स्क्वायर है, तो अब बचेगा कितना देखिए 21x स्क्वायर, ये नेगेटिव में बचेगा। ठीक है, क्योंकि -45 है और ये प्लस आपका 24x स्क्वायर था। ठीक, अब ये पद आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा है 21x स्क्वायर, तो अब 3x को हमको 20 नहीं -21x स्क्वायर बनाना है, तो हम कितने से गुणा कर दें, देखिए 3 में गुणा कर देंगे 7 से तो 21 हो जाएगा, और x में गुणा कर देंगे x का तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और सब माइनस में लाना है तो माइनस का गुणा करेंगे -7x का, -7x का गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा -21x स्क्वायर, और -8 में गुणा होगा तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 56x धन में, और इसको उतार लीजिए 71x ये। अब इसके बाद देखिए प्लस ये माइनस, ये पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 71x में से घट जाएगा 56x, तो 4 इधर बचे और 11 उधर, 15x ये हो जाएगा। अब 15x 3x को 15x बनाना है तो 5 से गुणा कर दीजिए सिंपली, तो ये बन जाएगा 15x, और 8 में गुणा होगा तो -40। अब इसको उतार लीजिए -40। अब इसके बाद घटा दीजिए, घटाएंगे ये धन हो जाएगा, तो ऋण ऋण कट जाएगा, और मतलब धन ऋण 15x धन में और ऋण में कट जाएगा, और ये ऋण और धन ये भी कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भागफल आ जाएगा वह इतना आ जाएगा, और जो शेषफल आ जाएगा वह 0 आ जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिएगा भागफल, और शेषफल आपका क्या रहेगा, शेषफल जब कुछ बच ही नहीं रहा है तो शेषफल बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो भागफल ये आपका हो गया, शेषफल जो हो गया वह 0 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये भाग अब आप आसानी से कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एपी स्पर्श रेखा है, पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहां ए स्पर्श बिंदु है। अब एक वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त में ये ओ जो है वह वृत्त का केंद्र आपको दिख रहा है। अब यहां से क्या कह रहा है कि एपी एक स्पर्श रेखा है, ये एपी जो है यह वृत्त की ये स्पर्श रेखा है, मतलब कि केवल एक बिंदु पे छू करके यह जो रेखा है वह जा रही है। ठीक है, ए बिंदु पे टच करती हुई ये रेखा जा रही है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि पीए की जो लंबाई है वह आपको ज्ञात करना है, और यहाँ चित्र में देखिए दिया गया है कि ओए जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है, और जो ओपी वह है 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको किस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अब किसी भी वृत्त में आप समझिए कि किसी भी वृत्त में कोई एक स्पर्श रेखा है इस तरीके से, और केंद्र से जो त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु तक मिलाती है वह इस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है, मतलब ये जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है। ठीक, अब इसी को यहाँ पे आप अप्लाई करिए, ये स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही है, बिंदु ए पे टच कर रही है, यानी कि ये कोण कितने का होगा, ये कोण होगा 90 अंश का, ये 90 अंश का कोण हो गया। तो ये अब इस त्रिभुज के बारे में आप सोचिए, त्रिभुज ओ पी ए, ओ पी ए, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज जो है आपका ये समकोण त्रिभुज है।
अब समकोण त्रिभुज के बारे में अब यहीं पे लिख दीजिए कि OA जो होगा त्रिज्या वह AP रेखा के परपेंडिकुलर होगा। यहीं से लिख सकते हैं आप, OA परपेंडिकुलर होगा AP पे, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण OAP जो होगा वह 90 अंश का होगा। अब इसके बाद आप लिखिएगा त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज जब हो गया तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या नियम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वह कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस होता है, और इसको आप कह दीजिए आधार, इसको कह दीजिए लंब। ठीक, अब यहाँ पे आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण का जो वर्ग होगा वह बराबर होगा आधार के वर्ग के धन लंब के वर्ग के। ठीक, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं जो कर्ण है हमारा वह OP है, OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, आधार OA का स्क्वायर, और प्लस हमको वैल्यू निकालना है PA। ठीक, तो इसको PA भुजा, ये हो जाएगा PA का स्क्वायर। अब OP कितना है, ये है 13 का स्क्वायर, OA कितना है 5 का स्क्वायर, और PA का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। अब ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और PA का स्क्वायर। अब इसको आगे लिखेंगे, PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25, जो कि आ जाएगा 144, और PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 144, ये हो गया। और PA बराबर कितना हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा यहाँ से रूट 144 या 12 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा आपका 12 की वैल्यू कितनी आ गई, PA की जो वैल्यू आ गई वह 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से PA की जो लंबाई हो जाएगी वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। कई चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए थी, तो आपका यह प्रश्न सॉल्व होता। ठीक है, तो ये आपका अति लघुत्तरी नहीं, समझ लीजिए कि एक तरीके से ये लघुत्तरी प्रश्न है, और ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं अति लघुत्तरी में भी कभी कभी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, लेकिन जितने में सॉल्व होगा उतना तो आपको करना ही है। तो आप जल्दी से जल्दी सारे नियम्स को समझिए, बिल्कुल बेसिक्स से मैंने आपको बताया, इसलिए चित्र का दोबारा बना करके मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, 2 का स्क्वायर। बिल्कुल हलवा प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 के घाते 8 पूछा है। ये यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, ये ध्यान रखिएगा। 2 के घाते 8 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 2 के घाते 8 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अब कितने 2 हो गए, 4 और 4 8, ये वैल्यू कितनी आ गई, 256। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 है, 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे अंशों का गुणा कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा 2 के घाते 3, और ये हो जाएगा 7 के घाते 3, और 2 का क्यूब होता है 8, और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सत्ते 49, और 49 में 7 का गुणा कर लीजिए, 7 9 63 के 3, और हासिल लगा 6, 7 चौक 28, और 6 34, तो 343, ये हो जाता है 343। ये सब वैल्यूज याद रखा करिए, 8/343। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, क्यूब रूट ऑफ 1/1000 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये इस तरीके से लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 1/1000 का मान आपको बताना है। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखिए कोई भी घात होती है
तो इसको देखिए क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं। क्यूब रूट को इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 की घाते 1/3। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद ऊपर नीचे अलग अलग भी घात लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग भी घात लिखी जा सकती है, यानी कि 1 के घाते 1/3, यानी कि क्यूब रूट ही लिख दीजिए, या इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 1 आप लिख सकते हैं और बाई क्यूब रूट ऑफ 1000 इसी तरीके से लिख दीजिए, ये आसान होगा। ठीक है, इस तरीके से ये घात मत लिखिए आप, तो इसको इतना लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि 1 का घनमूल कितना होता है, 1 ही होता है, और 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। ये हो जाएगा 0.1। इसका जो मान आ जाएगा बस 0.1 आ जाएगा, या यहाँ 1/10 पे भी आप छोड़ सकते हैं, दोनों ही मान सही है, कहीं पे भी छोड़ दीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, बैंक खातों का प्रकार बताइए। तो बैंकों में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार के हैं। पहला है बचत खाता, और बचत खाते के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे आपको दिया गया है। बचत खाते के बारे में क्या दिया गया, बचत खाता का प्रमुख उद्देश्य अपने खाता धारक को बचत करने की भावना को प्रेरित करना। यह खाता न्यूनतम 500 रुपए जमा करके खोला जा सकता है, इसमें धन पर ब्याज मिलता है। तो बचत खाते का मतलब क्या हो गया, बचत का, जैसे बचत का ही अर्थ आप क्या समझते हैं कि जो पैसा आप बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जो आपके खर्चे हैं उसके बाद जो पैसा बच रहा है वह आपका बचत हो गया। तो इसके लिए जो खाता खुलता है उसको बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। और इसको क्यों खोलता है बैंक, बैंक चाहता है कि आप अपने पैसे की बचत करो, तो इस खाते के द्वारा है ये बचत खाता। और दूसरा हो जाता है चालू खाता। चालू खाता करेंट अकाउंट, जैसा कि नाम है चालू, मतलब ये खाता लगातार चलता रहता है, इसमें पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो इस मतलब निकालते रहते हैं लोग। तो ये कैसे लोग होते हैं, पैसे का लेन देन ज्यादा कौन से लोग करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा चालू खाता। ठीक, इसके बाद देखिए सावधि जमा खाता, ये आपका चौथा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार और चौथा संचयी आवर्ती जमा खाता। अब सावधि जमा खाता क्या हो गया आपका, जो एक समय के लिए किसी ने फिक्स कर दिया, एक अकाउंट खुलवाया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक समय के लिए एक राशि को फिक्स कर दिया, उसको जमा कर दिया। ठीक, तो ऐसे अकाउंट को सावधि जमा खाता कहते हैं। चौथा है आपका संचयी आवर्ती जमा खाता। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अमाउंट होता है, जैसे 1000 रुपए, और कोई हर महीने या हर 3 महीने पे 1000 रुपए जमा कर रहा है, तो ऐसे खाते को संचयी या आवर्ती, मतलब आवर्ती का मतलब क्या होता है, एक आवर्त, एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड, तो ये हो जाता है आपका संचयी आवर्ती जमा खाता। इसके बाद देखिए अल्पवयस्क खाता, तो ये बालकों का, बच्चों का खुलता है, जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे रहते हैं उसका अल्पवयस्क खाता खुलता है। और 18 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद तो नॉर्मल कोई भी खाता इन चारों में से आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके हो गए बैंक खातों के प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद प्रश्न है हमारा प्रश्न का 11, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, मूलधन यानी कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हो जाता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 12 है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है, यहाँ पे ए की जगह आप लिखिएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, पी की जगह बराबर पी की जगह रखिएगा आप मूलधन धन एक धन आर दर बटे 100 और घात में होता है समय। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला जो होता है आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन देता है, मतलब कि
एक अमाउंट आपने मान लेते हैं किसी को दे दिया, तो वह कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद कितना पूरा अमाउंट जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन जोड़ के होगा, वह पूरा मिश्रधन आपको कितना लौटाएगा, उसकी वैल्यू ये फॉर्मूला देता है। और कहीं पे अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन ना पूछ करके अगर केवल ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, केवल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है इसी फॉर्मूले में एक ही जगह वो हो जाता है इंटरेस्ट क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि ए का फॉर्मूला एक ही जगह ये रख दीजिए, R/100 टू द पावर n और माइनस p। तो केवल अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला आप लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 है, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन एवं मिश्रधन में संबंध बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। यही तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, I बराबर होता है A माइनस P, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो पूरा धन आपको मिला, और माइनस मूलधन, ठीक। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला तो आप समझ ही गए। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 14 है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो रूपांतरण वह समयावधि होती है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो रूपांतरण एक समय अवधि है जिसमें आपका जो मान लेते हैं आपने किसी को उधार दिया, 10,000 रुपए उधार दिए, तो 10,000 रुपए तो आपने उधार दिए, तो लेकिन अब जब चक्रवृद्धि ब्याज आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, आपका वही 1 साल के बाद जब ब्याज जोड़ा जाता है तो उसी 10,000 में आप क्या करते हैं, उसी 10,000 में आप इंटरेस्ट भी जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं 500 रुपए इंटरेस्ट हुआ, तो 10,500, अब ये आपका मूलधन हो जाता है। पहले आपका मूलधन 10,000 था, ठीक, लेकिन अब एक रूपांतरण एक समय होता है जिसके बाद जो होता है, जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़ करके नवीन मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पुराना आपका मूलधन था, इसमें हमने इंटरेस्ट जोड़ा, हमने नया मूलधन निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपका आपका अब क्या माना जाएगा कि आपने 10,500 रुपए उधार दिए हैं, इस पे अब ब्याज जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाता है रूपांतरण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पे दिया जाता है। कोई शेयर आपने लिया तो आपको क्या लाभ हुआ, यह किस पे दिया जाता है, यह शेयर के अंकित मूल्य पे, नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक है। तो लाभांश शेयर के अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16, यदि समुच्चय ए इतना है और बी इतना है तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे बताना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसे पद जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, वो आपको पद बताने हैं। तो देखिए आप दो को देखिए, क्या दो ए और बी, ए में तो आ रहा है, क्या बी में भी आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 नहीं लिखा जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 3 को देखिए, क्या 3 तो ए में आ रहा है, क्या बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 नहीं लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5 को, 5 ए में आ रहा है, क्या बी में आ रहा है, हाँ बी में 5 आ रहा है, यानी कि 5 दोनों जगह आ रहा है, तो 5 को हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। और इसका अगर मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। मान लेते हैं कि ये एक समुच्चय है और इस तरीके से इसके पद जो हैं वहां पे बटे हुए हैं, और एक समुच्चय ये है, ठीक। तो अब जहां पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये एरिया जो है आपका, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में उपस्थित है, ठीक है। तो यही होता है ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ऐसे पद जो दोनों में उपस्थित हो,
ठीक है, वह हो जाते हैं आपके ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद 7 को चेक करेंगे, 7 ए में है बी में नहीं है, और 9 को चेक करेंगे तो 9 ए में है और बी में भी है, तो 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए 11 ए में है बी में है नहीं है। इसके बाद देखेंगे 13, 13 ए में है और बी में भी है, तो ये हो जाएगा 13। अब इसके बाद देखिए बी में कुछ पद और हैं, तो बी के पदों को भी देखिए 1, 17 और 21 है, तो क्या 1, 17, 21 में से कोई ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक भी हमने कर लिया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में ये 3 पद आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या लिखा हुआ है, 9a² ये लिखा हुआ है, ये बगल में लिखा गया है, -24a प्लस 18a³ ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हुआ है। 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। इसमें पूरे में आपको 3a से भाग देना है, तो 3a से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 3a का जो भाग होगा वह तीनों ही पदों में होगा। आप चाहें तो यहाँ पे 3a कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3a क्योंकि बटे में है तो 3a मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 9a² में से 3a कॉमन ले रहे हैं, तो ये बच जाएगा 3a और फिर -24 a की जगह -8 और फिर प्लस ये बचेगा 6a²। अब बाई 3a है ये, तो 3a से 3a कट जाएगा और यहाँ बचा 3a -8 प्लस 6a²। अब चाहें तो आप बड़ी घात को पहले लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6a² प्लस 3a -8। ठीक है, तो कहीं पे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। ये बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कॉमन आप नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9a² बाई 3a -24a बाई 3a और फिर प्लस 18a³ बाई 3a। ठीक है, तो इस तरीके से वहां से भी सॉल्व करते हुए काटते कटाते ये आपका यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2 घंटे 15 मिनट का अनुपात आपको लेना है 45 मिनट से। अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक, अब अनुपात का मतलब होता है बटा, और अनुपात जो होता है वह हमेशा समान यूनिट्स में लिया जाता है, समान इकाइयों में लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 घंटे 15 मिनट को पूरा मिनट में बदल लेंगे या 45 मिनट को घंटे में बदल लेंगे, तो आसान है इसको बदलना। 2 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60 और ये धन 15 मिनट और बटे में है 45 मिनट, तो ये कितना हो गया आपका 120 और 15 135 और नीचे है 45। अब 45 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 1 बार में कट जाएगा, यानी कि आ गया 3/1। इसको लिख सकते हैं 3:1 का अनुपात। यहाँ से हमको कितना मिल गया, 3:1 का अनुपात मिल गया। 2 घंटे 15 मिनट का अनुपात आप 45 मिनट से लोगे तो आपको 3:1 का अनुपात मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC 40 अंश है तो कोण BAC यानी कि इस कोण का मान आपको निकालना है। ठीक, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये O जो है वह वृत्त का केंद्र है। ठीक, O जो है वह वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ये केंद्र थोड़ा सा ऊपर बन गया है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये बात की जा रही है। ये आपकी एक रेखा इस तरीके से है और ये आपका फिगर है। ठीक है, अब ये देखिए B
ओ सी, बी ओ सी। अब ओ बी सी का मान जो है वह आपको कोण ओ बी सी का मान 40 अंश दिया गया है। तो अब यहीं पे इतना ही फिगर देखिए, यहाँ पे हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी सी ओ ले लीजिए आप। बी सी ओ में आप देखेंगे तो जो भुजा OB है वह बराबर है OC के। भुजा OB बराबर OC है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, यहीं से लिख सकते हैं। तो कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये भी कोण 40 अंश आ गया। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 40 धन 40 ये 80 अंश हो गया और बचा कितना 100 अंश। तो यानी कि यह कोण कितना आ जाएगा 100 अंश। ये कोण आ गया 100 अंश। और किसी भी वृत्त में किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे जो BC जीवा है इसके द्वारा ये देखिए कोण पे यहाँ केंद्र पे कोण बन रहा है। और इसी जीवा के द्वारा आप देखिए यहाँ ऊपर ए बिंदु पर यहाँ परिधि पे एक कोण बन रहा है। तो इसमें आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, वृत्त में यह नियम होता है कि किसी भी वृत्त में एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो कोण ये है आपका BOC, कोण BOC वह दोगुना होगा किस कोण का BAC का। कोण BAC का दोगुना होगा, यानी कि यह कोण जो है वह 100 अंश का है। तो 2 गुणे कोण BAC जिसका मान आपको निकालना है। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 100 अंश बटे 2। तो मान कितना आ जाएगा 100 अंश बटे 2। तो मान आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, BAC बराबर आ जाएगा ये 50 अंश, यानी कि इसका जो मान हो गया वह 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आप इस चित्र में भी सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये करके बताया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको लिखने आना चाहिए कि आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको पहले इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं को समान दिखाना है, फिर उसके बाद दोनों भुजाओं को समान दिखाने के बाद दोनों कोण को दिखा दीजिए, फिर तीनों अंत कोणों के मदद से ये निकल जाएगा, फिर वृत्त के प्रमेय से ये निकल जाएगा जो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 है। क्यूब रूट ऑफ 0.001 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो ऊपर 3 स्थान 0 खिसक जाएगा, ये 1.0 हो जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ ये हो जाएगा 1/1000, या ऊपर नीचे अलग अलग क्यूब रूट लगा सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1000। अब इसका मान ऊपर आ जाएगा। 1 का घनमूल 1 ही होता है और 1000 का घनमूल 10 होता है। तो ये आ जाएगा इसका मान 1/10, या फिर इसी को लिख सकते हैं अगर दशमलव में बदलेंगे 0.1। ठीक, तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आज 20 प्रश्न कर लिए। उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो आपको इस क्लास को लाइक कर देना है, तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो राजन सीरीज है इसमें बहुत सारा जो है आपका गलती दिया गया है, और गलती से क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट भी होता है और आप गलत पढ़ के चले जाते हैं तो गलत उत्तर भी करके आते हो। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सरल ढंग में आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको पता ही क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी ग्रुपों में क्लासेस को शेयर करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाकर के अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि आप PDF के माध्यम से टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ पाएं तो ये सारी सुविधाएं हम आपको ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। नीचे ऐप का भी लिंक दिया गया है, अस्तित्व एकेडमी नाम से ऐप है।
ऐप को आप डाउनलोड करिए और वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर कमेंट कर दीजिए। ये क्लास आपको कैसी लगी वह कमेंट करके बताइए। कोई शिकायत हो तो शिकायत भी करिए और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिए। ठीक है, तो आपका पूरा वेलकम है। जैसे आप जो कहोगे पूरी सारी चीजें यहाँ पे आपके पढ़ाई के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।